हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 12 फरवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये देखिए, मैं आपको कहीं और से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर जो है वो आपका फर्स्ट पेज का ही मुद्दा है। इस यहाँ पे बोला गया है कि सेंटर प्लान्स गाइडलाइंस फॉर बुक बाई डिफेंस पर्सनल, ठीक है? और देखिए, सेकंड मुद्दा भी इसी तरीके से है, मैं आपको इसी तरीके से लगाता जा रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो कि कहीं से और नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये भी देखिए फर्स्ट पेज पे ही है आपका, अगर द हिंदू किसी के पास है तो देख लीजिएगा। तमिल ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन इजिप्ट शेड लाइट ऑन एनिसेंट ट्रेड लिंक्स, ठीक है? और आपका जो देखिए अगले मुद्दे हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं कहीं और से आपको नहीं पढ़ाता हूँ। जो भी है ये मुद्दा जो आपके, ये भी फर्स्ट पेज पे ही है। इंडिया गेट्स फर्स्ट म्यूजिकल पाथ मुंबईज कोस्टल रोड प्लेज जय हो फॉर मोटरिस्ट्स, ठीक है? तो ये आप कहीं और से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये आप एक बार भरोसा कीजिए इस चीज़ के लिए कि हाँ, मतलब जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं लाता हूँ कोई भी चीज़, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? इसी का क्या करता हूँ मैं, आपका सिंप्लीफिकेशन करके आपके लिए जो है मैं लाता हूँ क्लास, ठीक है? देखिए, जैसे वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम, ये गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका मुद्दा बनाया जाता है और इन्हीं मुद्दों को आपके लिए क्या किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन करके मैं आपके लिए लाता हूँ ताकि आप एग्जाम में आप अपने लिए आप एग्जाम में इसको अच्छे से उपयोग कर पाएँ और किस तरीके से उपयोग किया जाता है वो भी आपको दिखाया जाता है, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि आपका एमसीक्यू भी इसके साथ, जब भी मुद्दा एक मुद्दा जैसे ही हुआ, फर्स्ट मुद्दा जैसे मेरा न्यूज़ खत्म हुआ, तो उसके बाद आपका एमसीक्यू लिया जाता है, ठीक है? इसी तरीके से मेरा ये द हिंदू का रोड मैप है, ठीक है? यही करवाने का मेरा तरीका है। जो भी नए लर्नर हैं तो प्लीज़ आप लोग वेब्स एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है हमारा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य है। जो भी 1000 सबसे पहले जो सब्सक्राइबर होंगे उनको वेब्स एकेडमी की तरफ से फैमिली की तरफ से क्या दिया जाएगा, आपका स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और बहुत जल्द ही हमारा फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च होने वाला है आपका जेपीएससी मेंस के लिए और प्लस में आपका 72वीं बीपीएससी का आपका प्री कम मेंस, ठीक है? प्री कम मेंस का आपका बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा और आपकी क्या मांग है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए वेब्स एकेडमी 24 और इंस्टाग्राम से भी जुड़िए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, ठीक है? तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहले मुद्दे पे, ठीक है? क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए क्या लाया हूँ आज, सेंटर प्लान्स गाइडलाइंस फॉर वर्क्स बाय डिफेंस पर्सनल, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री हेल्ड ए मीटिंग टू फ्रेम देम फॉर बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल सेज ऑफिशियल टू laid on a framework to be followed before any manuscript is cleared for publication, ठीक है? क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या इस ये बोलने के पीछे का न्यूज क्या है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, पूर्व सेना प्रमुख जो हमारे थे, जनरल जो थे, एम एम नरवणे थे, ठीक है? नरवणे, ठीक है? उन्होंने उनका रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद वो क्या किए हैं, एक बुक लिखे हैं, ठीक है? एक बुक इन्होंने पब्लिश मतलब बुक लिखे हैं, जिसको पब्लिश अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन बुक लिखे हैं, ठीक है? जिसका नाम है वो अपनी आत्मकथा, यानी आपका क्या है, उनका क्या है, बायोग्राफी है, जिसमें क्या है कि वो जो नाम क्या दिए हैं आपका, 4 स्टार स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ठीक है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लिखे हैं। कौन, किनके द्वारा लिखा गया? एम नरवणे के द्वारा, ठीक है? इसी को लेकर क्या है कि विवाद उठा है, ठीक है? उसके बाद क्या किया है कि रक्षा मंत्रालय ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त, मतलब जो सेवा में अभी तक मतलब है, सेवा दे रहे हैं या जो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए जो सशस्त्र बल हैं कर्मियों द्वारा पुस्तक प्रकाशन हेतु नए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार
करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये आपका कौन सा बोला है? डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है? तो ये मुद्दा है, ओके? पुस्तक का नाम कौन सा है? तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है। लेखक कौन है? तो ये आप याद रखिएगा, जैसे ये अभी चर्चा में है तो इस तरीके से आपका मुद्दा बना जाता है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके किसके द्वारा लिखा गया है? जनरल एम नरवणे, जो रिटायर है, पूर्व थल सेना प्रमुख थे, ठीक है? ओके। और ये प्राकृतिक में कैसा है? तो आत्मकथा है, मेमोरी है, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, मेमोइर। ओके। और स्थिति ये क्या है कि अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ है, अनपब्लिश्ड है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस बना जा सकता है कि पहला कथन में दे देगा कि कौन सा किसके द्वारा लिखा गया है, राइटर कौन है, ये किस नेचर का है, ये भी दूसरे कथन में दे देगा आपका स्टेटमेंट, थर्ड में दे देगा कि ये पब्लिश्ड हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आप पीछे आपका जो पीवाईक्यू है, वो चाहे यूपीएससी का ले लीजिए या आपका कोई भी पीसीएस को उठा के देखिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और बुक का नाम तो डायरेक्ट आपका वनडे क्लास में एक ना एक रहता ही रहता है। तो इस तरीके से आपको जानने की आवश्यकता है, जो मैं आपके लिए लाता हूँ, ठीक है? समाचार में क्यों है ये पुस्तक? देखिए, पुस्तकें के कुछ अंशों का मतलब ड्राफ्ट कंटेंट जो है को लेकर विवाद सामने आया है। आशंका क्या है? आशंका जताई गई है इसमें कि संवेदनशील सैन्य घटनाओं, राजनीतिक सैन्य संबंधों, रणनीतिक निर्णयों से जुड़े कुछ विवरण हो सकते हैं इस बुक में। इसीलिए ये आशंका जताकर इस बुक को अनपब्लिश्ड किया गया है, मतलब ये पब्लिश नहीं होने दिया गया है, ठीक है? और विवाद इसी से जुड़ रहा है। देखिए, इस पृष्ठ जो बैकग्राउंड में क्या है, केंद्र सरकार या रक्षा मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों द्वारा जो जो भी लिखी जाएगी पुस्तकें, उसके लिए एक मतलब आपका डायरेक्शन गाइडलाइन लाया गया, ठीक है? गाइडलाइन लाने की योजना बना रहा है। तो ठीक है, तो ये क्या है कि गाइडलाइन लाने की योजना बना रहा है कि आगे ये चलकर कोई भी इस तरीके से अगर जो भी आशंका जता रही है, तो आगे ये सब चीजें उसमें नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। क्या है कि मुद्दा जो है क्या बन गया है यहाँ पे कि वर्तमान जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी द्वारा पुस्तक लेखन को नियंत्रित करने वाला कोई एकीकृत कानून हमारे पास नहीं है। अगर कोई मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या है ना कि जो भी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जो है, मान लीजिए कोई रिटायर्ड ऑफिसर जो है आपका, वो क्या कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो भी लिखा जाएगा ना पुस्तक, उसके लिए कोई एकीकृत कानून नहीं है, अलग अलग नियम है। जैसे सेवारत मतलब जो आपका सर्विस अभी दे रहा है, ठीक है? सर्विस में जैसे आर्मी एक्ट एवं सर्विस रूल्स उस पर लागू होता है, ठीक है? और जो रिटायर्ड हैं उनके लिए केवल सामान्य कानून, विशेषकर क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 जो आपका क्या है, ब्रिटिश एरा का ये आपका क्या है, कानून है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। इससे कानूनी अस्पष्टता उत्पन्न होती है कि किस पे कौन लगेगा और किस तरीके से लगेगा, ठीक है? ये आप ध्यान दीजिएगा। मौजूदा जो कानूनी ढांचा जो आपका है अभी जो देखें हम लोग, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो 1923, ये क्या कहा जाता है कि ये जीवन भर लागू रहता है, सेवानिवृत्ति के बाद भी, पहले भी, सेवारत में भी और सेवानिवृत्ति के बाद में भी। निषिद्ध ये क्या-क्या प्रतिबंध करता है कि गोपनीय जानकारी आप नहीं दे सकते हैं, सैन्य संचालन से जुड़े संवेदनशील विवरण नहीं दे सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री आप नहीं प्रदान कर सकते, ठीक है? और दूसरा जो है आर्मी एक्ट या सर्विस रूल्स, क्या है, केवल सेवारत अधिकारियों पर ही लागू होता है। जो सेवा दे रहे हैं आपका, उन्हीं पर लागू होगा और सेवानिवृत्त कर्मियों पर ये लागू नहीं होता है, आर्मी एक्ट या सर्विस रूल। प्रस्तावित जो नया दिशा निर्देश क्या है, तो सरकार द्वारा क्या अभी दिशा गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है ना कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्लियरेंस प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए। क्या है कि इसमें कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सामग्री का सत्यापन होगा, संवेदनशील ऑपरेशन या विवरणों की जांच किया जाएगा और जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स हैं प्लस में मौजूदा सेवा नियमों का समावेश किया जाएगा, ठीक है? दोनों को समावेश किया जाएगा। उद्देश्य इसके पीछे क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को रक्षा करना और भविष्य भविष्य के विवादों से ये बचाना है, ठीक है? विश्लेषण इसका क्या किया जा सकता है, तो करने पर यही पता चला है कि सकारात्मक पहलू जो हम लोग का है, क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जोखिमों में कमी आएगी इससे। स्पष्ट नियमों से क्या होगा कि पूर्व जो सैन्य अधिकारियों को कानूनी स्पष्टता की जानकारी मिलेगी और संस्थागत जो पारदर्शिता जो होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, वो कहीं न कहीं बढ़ेगा, ठीक है? और चिंताएँ क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ए पर संभावित प्रभाव
डालता है ये। ऐसी अत्यधिक नियंत्रण से आत्म सेंसरशिप कहीं न कहीं बढ़ावा होगा, इतिहास लेखन और सैन्य अनुभव साझा करने में बाधा हो सकती है, ठीक है? आगे चलते हैं, ये आगे की राह क्या बनता है कि आपका स्पष्ट और समयबद्ध और पारदर्शी क्लीयरेंस की प्रक्रिया लानी चाहिए। केवल वास्तविक सुरक्षा खतरे वाली सामग्री पर प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। सॉरी, केवल वास्तविक सुरक्षा खतरे वाले पर ही सामग्री पर प्रतिबंध हो और अपील तंत्र की व्यवस्था हो। ठीक है? राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन हो। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, वो हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए क्या है ना कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है, नागरिकों को क्या देता है, आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य का मूल दायित्व है। जो आपका नेशनल जो सिक्योरिटी है ना, आपका किसका दायित्व है, वो आपका राज्य का दायित्व है। जब अभिव्यक्ति से देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तब दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनती है। किसके किसके बीच? नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच। ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और क्या है कि संवैधानिक इसका प्रावधान क्या है, तो यहाँ पे कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 एक सब क्लॉज ए में कहा गया है कि विचार, भाषण, लेखन, प्रकाशन की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, तो एक तो लेखन किया गया, उसके बाद प्रकाशन करने की, कोई भी अगर आप लिखें तो उसको प्रकाशित करने की, तो ये दोनों मुद्दा कहीं न कहीं यहाँ हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या है कि युक्ति संगत प्रतिबंध भी है। इसी का अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज़ 2 है, उसके अंतर्गत कहा जाता है कि राज्य निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है? कौन-सा आपका भारत की अगर संप्रभुता और एकता, संप्रभुता और अखंडता की अगर चिंता होती है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से महत्वपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता को अगर कहीं न कहीं ये हनन कर रहा है, तो इस पे युक्ति संगत मतलब युक्ति संगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19 के 2 के तहत। ठीक है? और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून कौन सा है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वाले, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो उआपा है। ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आईटी एक्ट आपका 2000 और 2021 जो नया संशोधन हुआ है, आर्मी एक्ट सर्विस रूल जो है सेवारत कर्मियों पर लागू होता है। तो ये कहीं न कहीं इसका संवैधानिक और आपका नेशनल आपका सुरक्षा से जुड़े आपका कानून है। ठीक है? यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा-सा दिया हुआ टकराव का प्रमुख क्षेत्र क्या-क्या बनता है, तो ये देखिएगा। अभिव्यक्ति में और राष्ट्रीय सुरक्षा में पत्रकारिता, ठीक है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें सैन्य, रणनीतिक और गोपनीयता नहीं आप दे सकते हैं। आपका राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक गोपनीयता है। पुस्तक लेखन, ऑपरेशन विवरण आप नहीं जारी कर सकते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। व्हिसल ब्लोइंग, संवेदनशील जानकारी आप नहीं दे सकते हैं। सोशल मीडिया आपका जो अफवाह प्रोपेगेंडा फैलाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे कहीं न कहीं खतरा बन सकता है, तो ये टकराव का प्रमुख क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के पक्ष में तर्क क्या दिया जा सकता है? देखिए, सैन्य एवं रणनीतिक जानकारी की रक्षा आवश्यक होता है, ठीक है? आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटना ज़रूरी है, ठीक है? राज्य की संप्रभुता सर्वोपरि होता है। और इसमें चुनौतियाँ क्या आएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में अगर तर्क दिया जाए, तो लोकतंत्र का मूल आधार होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है, इतिहास लेखन और विचारों की स्वतंत्रता आदान-प्रदान का कार्य करता है, तो कहीं न कहीं ये चुनौती बन के उभरता है। महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णायक जो दिया गया है निर्णय, देखिए रोमेश थापर वर्सेस जो स्टेट ऑफ मद्रास था 1950 में, वहाँ पे अभिव्यक्ति लोकतंत्र की नींव कहा गया, ठीक है? वही श्रेया सिंघाल जो केस है 2015 का, केवल वास्तविक और प्रत्यक्ष खतरे पर ही प्रतिबंध आप लगा सकते हैं, आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। और रंगराजन केस जो है 1989 का, असहमति राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता। मतलब कहा जाता है कि असहमत है किसी चीज को लेके, तो उसको राष्ट्र विरोध नहीं आप मान सकते हैं, ठीक है? आगे की राह क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो आगे की राह है कि स्पष्ट कानून और दिशा निर्देश आप लाइए,
क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टेस्ट का पालन कीजिए और स्वतंत्र समीक्षा तंत्र भी आप लाइए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता में संतुलन आएगी। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो फर्स्ट हम लोग मुद्दा पढ़े हैं तो उसका एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है आपका कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की आत्मकथा है, तो ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि यह पुस्तक वर्तमान में प्रकाशित हो चुकी है, तो नहीं, प्रकाशित नहीं हुई है। देखिए मैं आपको पीछे भी बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इस पुस्तक से जुड़े विवाद के बाद रक्षा कर्मियों द्वारा पुस्तक लेखन के लिए नया दिशा निर्देश प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा आपका बी सही है। 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3। ओके, अगला प्रश्न है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के बारे में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है आपका, यह अधिनियम केवल सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यह अधिनियम सेवा निवृत्त के बाद भी लागू होता है, तो ये सही है। वर्गीकृत सैन्य जानकारी का खुलासा इसके अंतर्गत दंडनीय आपका अपराध है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 और 3 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपका रक्षा कर्मियों द्वारा पुस्तक प्रकाशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो सेवानिवृत्त अधिकारी केवल सामान्य कानून जैसे ओएसए के अधीन होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, प्लीज यार आप लोग मेंस का क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोई भी आज तक नहीं लिख के लाया है, तो प्लीज आप लोग लिखिए किस भूल में है जेपीएससी वाले। आप लोग को तो जल्दी से लिया जाएगा ना पेपर, तो आपको तो मेंस का तैयारी करोगे ना आप, तो इसके लिए तो आप लिखने के लिए तैयार रहो अभी से। ऐसा नहीं है कि प्री है तो प्री में मेंस का नहीं क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा 10 मिनट ही टाइम दीजिए, 15 मिनट ही टाइम दीजिए, 15 मिनट तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा कि आप 15 मिनट आपके लिए टाइम ही नहीं होगा, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखिए मेंस का क्वेश्चन है क्या, आप बीपीएससी वाले तो आप लोग तो अभी से तैयारी कर लीजिए, शुरू कर दीजिए, आप लोग तो और लिखिए, ठीक है। और यूपीएससी वाले ये आप लोग के लिए भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए अलग से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। रक्षा कर्मियों द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित दिशा निर्देशों के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए 250 शब्दों में। आप हमारे जो वेब्स एकेडमी है, वेब्स एकेडमी 24, ठीक है, यानी 24, ठीक है, ये आपका @ आप चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सेंड कर सकते हैं, आपको फीडबैक आपके आंसर का मिलेगा, ठीक है। अगले मुद्दे पे चलते हैं हम लोग। अगला मुद्दा जो बोल रहा है हमारा क्या, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन इजिप्ट शेड लाइट ऑन आपका एनिसेंट ट्रेड्स लिंक क्या है। तमिल जो ब्राह्मण वाले जो मुद्दा है क्या है आपका, देखिए इंस्क्रिप्शन मतलब होता है क्या हमारा, मतलब आपका लिपि होता है, ठीक है। हाल ही में क्या है कि मिस्र के वैली ऑफ द किंग, ठीक है, थेबियन थेवन नेक्रोपोलिस, ठीक है, में तमिल ब्राह्मी प्राकृतिक और सांस्कृतिक लिपियों के लगभग 30 अभिलेख खोजे गए हैं। यह खोज प्राचीन तमिलकम जो भारत के अन्य क्षेत्रों और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक और एवं सांस्कृतिक संपर्कों का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। जैसे ये तमिल तमिल जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिला है ना, तो ये क्या है कि भारत के जो आपका इजिप्ट में मिला है, यानी रोमन साम्राज्य के टाइम का दोनों ये आपका तमिल और ब्राह्मी लिपि जो चल रहा था आपका रोमन साम्राज्य के टाइम चल रहा था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हमारा व्यापार किस तरीके से था, हमारा सांस्कृतिक संपर्क किस तरीके से था, उसका ठोस प्रमाण दे रहा है कौन आपका, ये जो मिला है तमिल ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो खोजा गया है अभी। ओके, कहाँ पे खोजा गया है, तो ये वैली ऑफ द किंग, ठीक है, वैली ऑफ द किंग थेवन नेक्रोपोलिस में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। पहले तो ये देखिए थोड़ा सा हम लोग खोज का विवरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए खोजकर्ता जो है सॉल्टेड सिमड है, ठीक है, पेरिस के हैं। इंगो स्ट्रॉक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉजेन स्विट्जरलैंड के हैं। अध्ययन अवधि जो है 2024 से 2025 के बीच ये अध्ययन किए। कालखंड जो है 21वीं शताब्दी से आपका 3री शताब्दी ईस्वी तक है, ठीक है। स्थान कहाँ है, थेवन
थेवन नेक्रोपोलिस के 6 कब्र, ठीक है। भाषाएं कैसा कैसा है, तो ये लिपि जो आप लोग को खोजा गया है, तमिल ब्राह्मी बहुसंख्यक में सबसे ज्यादा तमिल ब्राह्मी पाया गया, प्राकृत लिपि में आपका संस्कृत लिपि में, ठीक है, भाषा में। अब पहले हम लोग जानते हैं वैली ऑफ द किंग क्या होता है, वैली ऑफ द किंग और थेवियन नेक्रोपोलिस क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा जानकारी इसको लेते हैं, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि आगे क्या बताया जा रहा है। और आपका अगर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो यहीं से बनाए जाएंगे ज्यादातर, ठीक है। मतलब बोलेगा कि हाल ही में जो चर्चा रहा वैली ऑफ द किंग क्या है, ठीक है, या थेवियन नेक्रोपोलिस क्या है, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा, बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये मुद्दा जो है आपका जीएस पेपर 1 जो है आपका हिस्ट्री जो है, ऐतिहासिक स्मारक एवं स्थल जो है आपका पेपर 1 है हिस्ट्री का, वो जीएस पेपर उसका मुद्दा बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैली ऑफ द किंग मिस्र का एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। मिस्र का है, वैली ऑफ द किंग कहाँ है, इजिप्ट में है, जो क्या है आपका पुरातात्विक स्थल है, जो आपका थेबियन नेक्रोपोलिस का हिस्सा है, ठीक है। अब थेबियन नेक्रोपोलिस क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये स्थल प्राचीन मिस्र के न्यू किंगडम काल, ठीक है, न्यू किंगडम काल के फराओनों और उच्च अधिकारियों की समाधियों के लिए जाना जाता है। किसके, जो नए किंगडम काल है, नए किंगडम जो पीरियड है कि जो आपका फरहानों और उच्च अधिकारियों की समाधि के लिए जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति क्या है इसका, तो देश कौन सा है आपका, मिस्र में है, स्थान नील नदी जो है आपका उसी के पश्चिमी तट पे है, तो ठीक है। आधुनिक नगर अभी कौन सा है, तो लक्सर, लक्सर याद रखिएगा, आधुनिक नगर है अभी जो बना हुआ है। प्राचीन नाम थिब्स था, इसका थिब्स था, ठीक है। थिब्स जो नेक्रोपोलिस जो कहा जा रहा है वो थिब्स था प्राचीन नाम, अब आधुनिक नाम इसका लक्सर हो गया। कालखंड मुख्यतः 16वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व आपका इसमें बनाया गया। 18वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं जो राजवंश है उनके बारे में ये दर्शाया गया। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। प्रमुख विशेषताएं क्या है इस आपका द किंग ऑफ वैली का, तो ये आप देखिएगा, चट्टानों को काट कर बनाई गई भूमिगत समाधियां हैं, ठीक है। भूमिगत समाधियां हैं मतलब भूमि के अंदर, ठीक है, आपको चट्टानों को काट कर बनाया गया। दीवारों पर धार्मिक ग्रंथ है, चित्र है, अभिलेख है, ठीक है। मृत्यु मृत्यु उपरांत जो है जीवन आपका आफ्टर लाइफ से संबंधित मान्यताओं का क्या क्या होता है उसका चित्रण भी दर्शाया गया है। अब यहाँ पे थीबियन नेक्रोपोलिस क्या है, तो ये देखिए, यह थीब्स शहर जो अभी कौन सा है, लक्सर, ठीक है, लक्सर हो गया है अभी, आधुनिक नाम है, और पुराना नाम जो था थीब्स। यह थीब्स शहर के पश्चिमी तट पर स्थित एक समाधि समूह है। तो थेबियन आपका थीबियन नेक्रोपोलिस क्या कहा जाएगा, ये एक आपका समाधि समूह कहा जाता है, ठीक है, समाधि समूह है। और इसमें शामिल जो है आपका वैली ऑफ द किंग का समाधि, वैली ऑफ द क्वींस, नोबल स्टॉम्स, आपका मॉर्चरी टेम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल है तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, पढ़ना हम लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप लोग इंपॉर्टेंट इसको समझ के पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि लिपि क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है। तो लिपि वह लेखन प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी भाषा की ध्वनियां, शब्दों और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसी का भाषा, मान लिया जाए कि आपका भाषा जो है हिंदी है, किसी का भाषा इंग्लिश है, तो उसकी और उसके शब्द क्या क्या आते हैं, उसके विचार कैसे होते हैं, तो उन विचारों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है कि इस तरीके से इसको मतलब लिखा गया है, जो इसके बारे में बताया जाता है किसी के बारे में, ठीक है। भाषा बोलने का माध्यम है जबकि लिपि उसे लिखने का साधन है। देखिए भाषा लैंग्वेज, ठीक है, और आपका लिपि में दोनों में अंतर है। भाषा जो होता है ना कि आपका किस तरीके से आप बोल रहे हैं, लेकिन लिखने का जो माध्यम है ना वो लिपि कहलाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत की प्रमुख प्राचीन जो लिपियां हैं वो हम लोग देखते हैं, तो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जो सबसे व्यापक था, मौर्य काल में सब तक भी आया था ब्राह्मी लिपि। दूसरा क्या था, खरोष्टी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में ये प्रचलित था। और थर्ड जो हमारा है तमिल ब्राह्मी लिपि, जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित था। तो ये आप याद रखिएगा। और ब्राह्मी लिपि का महत्व हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी कहा जाता है। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की ये जननी है। अभी जो हमारा है देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा।
अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल का प्रारंभिक लेखन जो था आपका ब्राह्मी लिपि में ही किया जाता था। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और थोड़ा-सा तमिल ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा-सा पूरा डिटेल जानते हैं इसका थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो तमिल ब्राह्मी लिपि प्राचीन तमिल भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि का दक्षिण भारतीय रूप है, ठीक है? जो तमिल भाषा को लिखने के लिए ये उपयोग किया गया था। यह दक्षिण भारत में लेखन परंपरा की सबसे पुरानी साक्ष्य आधारित लिपियों में से एक मानी जाती है, यानी सबसे पुरानी है ये, ठीक है। कालखंड जो है लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी 3rd सेंचुरी BCE से आपका तीसरी शताब्दी यानी ईसवी तक, आपका तीसरी शताब्दी ईसवी तक यानी 3rd सेंचुरी CE तक आपका इसका कालखंड रहा। और भौगोलिक विस्तार कहाँ-कहाँ तक था, तो तमिलकम यानी आधुनिक जो तमिलनाडु, केरल के कुछ भाग, विदेशों में भी इसका साक्ष्य मिला है, जैसे आपका श्रीलंका हो गया और आपका मिस्र जो वैली ऑफ द किंग हाल ही में खोजा गया है, तो इसका यहाँ तक साक्ष्य मिला है। प्रमुख विशेषताएं इसका क्या-क्या है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ब्राह्मी से विकसित लेकिन तमिल भाषा की ध्वनियों के लिए अनुकूलित है। और संस्कृत या प्राकृत में ना मिलने वाली तमिल ध्वनियाँ, जैसे आपका इस तरीके से ल, ल, नो, ठीक है, के लिए आपका अलग संकेत है, ठीक है। लेखन सामग्री क्या है, आपका शिलालेख पे, मतलब रॉक इंस्क्रिप्शन पे, गुफा अभिलेख पे, केव इंस्क्रिप्शन, मृत भांडों पर ये लेख लिखा जाता है इस तरीके से। और प्रमुख अभिलेख स्थल कहाँ-कहाँ है, तो ये भी देख लीजिएगा। किलाड़ी, जिसको खिजड़ी बोला जाता है, खिलजड़ी, मंगलम, ठीक है, मंगुलम और आलगमलाई, ठीक है, आलगरा आलगर मलाई, ठीक है, आलगर मलाई। और जम्बई, ये जो है सत्यु पुतो अध्ययन नेदु माना अंजी, ठीक है, सत्य पुतो अध्ययन नेदुमान अंजी, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। और ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, तो ये मतलब ओवरऑल इंस्क्रिप्शन का, सॉरी ये तमिल का, ये पहले हम लोग जानते हैं। और समग्र जो इंस्क्रिप्शन का उसका महत्व भी हम लोग लाए हैं, ठीक है। तमिल भाषा का प्राचीनतम लिखित प्रमाण है। संगम युग की सामाजिक आर्थिक संरचना की जानकारी है। देखिए इसमें संगम युग जब आप पढ़िएगा ना, संगम साहित्य ही पढ़ा जाता है, तो वहाँ पे संगम साहित्य के बारे में जब आप लोग पढ़िएगा आप आर्ट एंड कल्चर में, और आपका या हिस्ट्री में ही, जो आपका एनिसेंट हिस्ट्री में, तो वहाँ का लास्ट जो पोर्शन होता है ना संगम साहित्य में ही खत्म होता है जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा। ओके, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे व्यापार, दान, जैन बौद्ध प्रभावों का साक्ष्य इसमें मिलता है। दक्षिण भारत के विदेशी संपर्कों का प्रमाण भी मिलता है, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो प्रशासन और शासन व्यवस्था, ठीक है, सही से चलाया जा सकता है। और व्यापार और आर्थिक गतिविधियां इससे किया जाता था। धर्म का प्रसार जैसे बौद्ध जैन द्वारा किया गया। इतिहास लेखन का आधार भी लिपि होता है, ठीक है। अब रोमन और भारतीय व्यापार का आपका देखना है कि क्या क्या चला, जो पीछे हम लोग, देखिए आपको पूरे तरीके से है ना, कि आपको एक तो लिपि के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपका जानकारी आपको प्राप्त हो चुका है। आपको वैली ऑफ द किंग क्या होता है ये जान गए। थेबियन आपका निक्रोपोलिस क्या होता है ये आप जान गए। उसके बाद रोमन भारतीय व्यापार भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत का रोमन से व्यापार ही मिला है, क्योंकि आपका इजिप्ट में इसका साक्ष्य मिला है, आपका किसका, तमिल ब्राह्मण का, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए रोमन भारतीय व्यापार प्राचीन विश्व के सबसे समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्कों में से एक था। जब हम लोग रोम से जब व्यापार होता था ना हम लोग का, तो सबसे प्राचीन व्यापार हम लोग का ये नेटवर्क माना जाता है। यह व्यापार विशेष रूप से ईसा पूर्व 1 शताब्दी से ईसवी तीसरी शताब्दी के बीच अपने चरम पे था। तो ये आप याद रखिएगा, ईसा पूर्व 1 शताब्दी से, मतलब आपका 1 शताब्दी ईसा पूर्व से आपका तीसरी शताब्दी के बीच अपने चरम पर था। और इसमें दक्षिण भारत जो तमिलकम है की भूमिका जो था अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। कालखंड इसका देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए प्रारंभ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, से चरम काल जो रहा आपका, प्रारंभ तो हुआ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से,
लेकिन इसका जो चरम रहा 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आपका 3री शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है। पतन इसका 3री शताब्दी ईस्वी के बाद हो गया, जब रोमन साम्राज्य का संकट हुआ। जब रोमन साम्राज्य टूट गया ना, तब तब ये क्या हुआ, आपका समाप्त हो गया, ठीक है। व्यापार मार्ग कैसा था, तो समुद्री मार्ग था, जो मुख्य मार्ग कहा जाता था। लाल सागर से अरब सागर आता था, अरब सागर से भारतीय तट पे। सोचिए, लाल सागर से अरेबियन सी में गया, अरेबियन सी से आपका भारत के तट पे आता था। मानसूनी पवने, जो हिप्पापलस विंड का उपयोग, ठीक है, ये हिप्पापलस ने ही आपका विंड का मतलब आपका मानसूनी पवनों का उपयोग मतलब बताया था, ठीक है। प्रमुख रोमन बंदरगाह कौन कौन है, तो ये थोड़ा सा हम लोग जान लें। आपका वेरेनिके है, आपका मायोस हॉर्मस है, ठीक है, तो ये हॉर्मस है, तो ये आपका प्रमुख रोमन बंदरगाह था। स्थल मार्ग क्या था आपका, तो उत्तर पश्चिम भारत के मध्यम माध्यम से सीमित व्यापार होता था स्थल मार्ग से, ठीक है। सिल्क रूट से आंशिक व्यापार था। और भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि मुजिरिस क्या है, आपका मुझिरिस क्या है, तो ये आपका बंदरगाह है जो केरल में है। अरिका मेडू तो आप लोग पता होगा, तमिलनाडु का बंदरगाह है। पुहार हो गया, कावेरीपट्टनम, ये तो आप जानते हैं, लेकिन कावेरीपट्टनम को पुहार भी बोला जाता है। तोंडी हो गया, नेलकुंडो कुंडा हो गया, ये सब क्या है, प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। उस समय व्यापारिक वस्तुएं क्या क्या, भारत से निर्यात क्या क्या होता था उस समय, तो मसाले, काली मिर्च जो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वो हमारा निर्यात किया जाता है। सूती एवं रेशमी वस्त्र, हाथी के दांत, मोती, कीमती पत्थर, यहाँ से आपका निर्यात होता था। कहाँ, आपका रोमन साम्राज्य में, ठीक है। रोमन साम्राज्य से क्या आता था, तो सोना चांदी के सिक्के आते थे। शराब, देखिए शराब आता था, कांच एवं बर्तन आते थे, और धातु उत्पाद आते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाहर से हमारे ये आता था रोमन साम्राज्य से, ठीक है। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो साहित्यिक में है जो आपका साक्ष्य जो है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ठीक है, और प्लिनी द एल्डर, ठीक है, प्लिनी द एल्डर से आपका बुक से ये प्राप्त होता है, जिसको साहित्यिक साक्ष्य बोला जाता है। और पुरातात्विक साक्ष्य में है रोमन के सिक्के जो दक्षिण भारत में मिलते हैं। अरिकामेडू से रोमन के बर्तन मिले हैं, ठीक है। और मिस्र में तमिल ब्राह्मी अभिलेख जो अभी हालिया खोज है, तो कहीं ना कहीं ये और भी मजबूत इसको साक्ष्य बना देता है। और ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो दक्षिण भारत की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। शहरीकरण और बंदरगाह नगरों का विकास को ये बताता है। और संस्कृति संपर्क और तकनीकी आदान प्रदान भी ये दिखाता है। प्राचीन वैश्वीकरण का ये प्रमाण भी है, ठीक है। पतन के कारण कौन से हो गए, तो आपका रोमन साम्राज्य का राजनीतिक और आर्थिक संकट आया था, इस समय इसका पतन हो गया। समुद्री सुरक्षा बढ़ा, व्यापार मार्गों में परिवर्तन हुआ, समुद्र से आपका स्थल हो गया, ठीक है। अगला जो है आपका क्या है इसमें कि मेंस का क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो प्लीज आप लोग वेब अकेडमी 24 आपका मेंस का क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखा कीजिए, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या है, प्राचीन भारत में लिपियों के विकास में ब्राह्मी और तमिल ब्राह्मी लिपि की भूमिका क्या का विश्लेषण कीजिए। और हालिया खोज के आलोक में इनके ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डालिए। तो 250 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इजी वे में। अब इसका जो है आपका एमसीक्यू क्या है, तमिल ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला कथन, कि यह ब्राह्मी लिपि का दक्षिण भारतीय रूप है, तो ये भी आप याद सही है। इसे तमिल भाषा के विशिष्ट ध्वनियों के अनुरूप संशोधित किया गया है, तो ये भी सही है। इसका प्रयोग केवल धार्मिक ग्रंथों के लेखन तक सीमित था, तो ऐसा नहीं था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में समाचार में रहे वैली ऑफ द किंग्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये जो है ना आपका थेबियन नेक्रोपोलिस का ये हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और थेबियन नेक्रोपोलिस क्या है, तो ये समाधियों का एक ग्रुप है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत रोमन समुद्री व्यापार का विस्तृत वर्णन मिलता है, तो ये आपका मिलता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्या कह रहा है कि थेबियन निक्रोपोलिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह प्राचीन मिस्र के थिब्स नगर के पश्चिमी तट पर स्थित था, सही था। इसमें वैली ऑफ द किंग और वैली ऑफ द किंग शामिल है, ये भी सही है।
ये केवल न्यू किंगडम काल तक सीमित है और उसके बाद के कालों में उपयोग नहीं हुआ है। तो ये भी कहीं न कहीं हमारा सही है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके? आगे बढ़ते हैं। अगले हम लोग मुद्दा पे चलते हैं। सॉरी, अगला एक और प्रश्न आपका जुड़ा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य प्राचीन भारत रोमन व्यापार का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है? तो पहला जो हो गया दक्षिण भारत में रोमन सिक्कों की प्राप्ति, ठीक है? दूसरा आपका पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, ठीक है? तो ये भी सही है। मिस्र में तमिल ब्राह्मी अभिलेख, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 1, 2, 3 तीनों आपका सही है, ठीक है? अगला जो है आपका जो मुद्दा है ये क्या बोल रहा है, इंडियाज गेस्ट फर्स्ट म्यूजिकल पाथ मुंबई इज कोस्टल रोड प्लेस जय हो फॉर मोटरिस्ट, क्या है आपका? देखिए क्या है ना, ये मुद्दा क्यों बना है कि पहली बार जो है मुंबई की धर्मवीर स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड भारत की पहली म्यूजिकल रोड यानी संगीत मार्ग बना है। पहला तो आप ये याद रखिएगा कि इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा इस रोड का, ठीक है? पूछ सकता है आपका, कोई ठीक नहीं है। एग्जाम का जो पैटर्न है ना बहुत ही आपका अलग तरीके से बना रहा है, मतलब अनोखा है, ठीक है? कुछ भी पूछ दे रहा है। मुंबई की धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड भारत का पहली म्यूजिकल रोड बन गया है और इस सड़क पर विशेष रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं जिन पर निर्धारित गति से वाहन चलाने पर ऑस्कर विजेता, जो देखिए यहाँ पे दो दूसरा सवाल, ऑस्कर विजेता गीत जो है आपका जय हो की धुन सुनाई देता है, तो इसलिए ये समाचार में है। क्या है म्यूजिकल रोड, ठीक है? तो देखिए म्यूजिकल रोड जो है सड़क पर विशेष दूरी और गहराई में बनाए गए बने खांचे है, ठीक है? टायर और सड़क के बीच घर्षण से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। निर्धारित गति पर ये ध्वनियां संगीत में बदल जाती है। 1 मिनट, मैं आपको इसका पूरा डिटेल में लाया हूँ, मैं वहाँ से आपको करवा देता हूँ इसको। 1 मिनट आप रुक जाइएगा थोड़ा-सा। कहाँ है आपका? ये देखते हैं। नहीं, इसका 1 मिनट। आपका रंबल स्ट्रिप्स हो गया ना? ये नहीं, तो ये यही है, ठीक है? मुझे लगा 1 मिनट। नहीं, ठीक है, ये इसी इसी के तहत है, ठीक है? तो मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, इसका यही था, ठीक है? तो निर्धारित गति पर ध्वनियाँ संगीत में बदल जाती है, ठीक है? तो ये कैसे काम करती है, तो ये भी आप देख लीजिए कि टायर और सड़कों के बीच घर्षण से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, जिससे निर्धारित गति पर ये ध्वनियाँ संगीत में बदल जाती है। प्रमुख विशेषताएं, स्थान नॉरिमन पॉइंट से लेकर वर्ली तक, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। नॉर्थ बाउंड आपका कैरी अवे, ठीक है? गति सीमा जो कितना है आपका, जो सीमा रखा गया है स्पीड का, तो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। गीत कौन सा इसमें होता है, बजता है, तो जय हो फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है? साइन बोर्ड क्या है, 500 मीटर, 100 मीटर और 60 मीटर पहले ही चेतावनी बोर्ड लगाई जाती है, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो रोड एक्सीडेंट जो होता है ना वो कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है? उसी को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ऐसा चलाया गया है। वैश्विक संदर्भ, यह दुनिया की 5वीं म्यूजिकल रोड है, ठीक है? पहले से मौजूद जो देश में है, हंगरी में हो गया, जापान में हो गया, दक्षिण कोरिया में, संयुक्त अरब अरब अमीरात में, ये आपका कहीं न कहीं पहले से यहाँ क्या है, ये म्यूजिकल रोड पहले से यहाँ मौजूद है। आपका भारत में ये 5वां हुआ है, ठीक है? और भारत के लिए ये पहली रोड बना है आपका, ठीक है? नरीमन पॉइंट वाला पे अ, आपको ऐसा हुआ है, ठीक है? और इसमें जो तकनीक आपका उपयोग किया गया है, हंगेरियन टेक्नोलॉजी आपका उपयोग किया गया है, क्योंकि हंगरी जो पहला ही देश था जो आपका म्यूजिकल रोड बनाया था, ठीक है? और प्रशासनिक पहल क्या है, उद्घाटन जो किए हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा। कार्यान्वयन जो हुआ है बृहन मुंबई आपका महानगर पालिका यानी बीएमसी द्वारा, ठीक है? भविष्य की योजना क्या है, समृद्ध एक्सप्रेस वे पर पायलट प्रोजेक्ट ये है, माना जा रहा है, ठीक है? और विश्लेषण क्या है, हो सकता है इसका सकारात्मक पहलू जो है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाया जा रहा है, स्पीड कंट्रोल को प्रोत्साहन किया जा रहा है,
सार्वजनिक अवसंरचना में नवाचार किया जा रहा है, पर्यटन और शहरी ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो है चुनौतियां जो है आपका लंबे समय में रख रखाव हो रहा है, शोर प्रदूषण की संभावना है, सीमित उपयोगिता केवल एक खंड तक ही है इसका ये है। ठीक है, यहाँ पे व्यापक महत्व इसका हम लोग जब देखते हैं तो स्मार्ट सिटी और नवाचार आधारित शहरी विकास पे ये कहीं ना कहीं है। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे आपका स्मार्ट सिटी और नवाचार आधारित जो विकास होना है, जो मतलब डेडिकेटेड जो फ्रंटियर कॉरिडोर जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसी को बोला जा रहा था। कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास भी यहाँ इससे हो रहा है। व्यवहार परिवर्तन का उदाहरण है, भारत में वैश्विक तकनीकों का स्थानीय अनुकूलन भी है। ठीक है, तो ये व्यापक महत्व है। अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये म्यूजिकल रोड के बारे में फिर से आ गया। देखिए कैसे काम करता है वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे जो खांचा होगा ना, ग्रुप्स जो होगा ना, वो खांचों की गहराई, चौड़ाई और आपसी दूरी को वैज्ञानिक तरीके से ऐसा डिजाइन किया जाता है ना कि टायरों से उत्पन्न ध्वनि तरंग में बदल जाता है और सही गति पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बनाती है, जिससे संगीत सुनाई देता है। यानी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैं लाया था। ठीक है, तकनीक जो है हंगेरियन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, चालक को निर्धारित गति बनाए रखने हेतु प्रेरित करता है और सड़क सुरक्षा में सुधार लाता है। ठीक है, पर्यटन एवं नागरिक अनुभव को भी बढ़ावा ये देगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा ये। और रंबल स्ट्रिप्स क्या होता है, ठीक है, तो रंबल स्ट्रिप्स सड़क पर बने उभरे या धसे हुए पैटर्न होते हैं, जिन पर वाहन गुजरने पर कंपन और आवाज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा रंबल स्ट्रिप्स क्या है। तो सड़क पे बने उभरे और धसे जो पैटर्न होते हैं, जिन पर वाहन जब गुजरता है गाड़ी, तो क्या होता है, उस पर कंपन होता है और ये क्या करता है, आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, जब गुजरती है तो कंपन से। ठीक है, प्रकार क्या है, तो देखिए ट्रांसवर्स रंबल्स पहला, इसे सड़कों को काटते हुए गति कम करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल रंबल स्ट्रिप्स, सड़क की दिशा में लेन से बाहर जाने से रोकने के लिए ये लगाया जाता है। और शोल्डर रंबल जो होता है स्ट्रिप, सड़क के किनारे लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लगाए जाते हैं रंबल स्ट्रिप्स। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका ये है ऑब्जेक्टिव कि चालक को सतर्क करना होता है, नींद या ध्यान भटकने से दुर्घटना को रोकना है, स्पीड कंट्रोल किया जाए और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, उद्देश्य इसका यही है। अगला जो है हमारा कि म्यूजिकल जो एमसीक्यू आ गया कि म्यूजिकल रोड की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है, यह सड़क पर बनाए गए विशेष खांचों पर आधारित है। सही है। संगीत केवल तभी सुनाई देता है जब वाहन एक निर्धारित गति सीमा में चलता है और इसका उद्देश्य जो ये सही है आपका। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह मुंबई की कोस्टल रोड पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। रंबल स्ट्रिप्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वाहन चालकों को कंपन और आवाज द्वारा सतर्क करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की म्यूजिकल रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जय हो गीत की धुन सुनाई देता है, तो सही है। यह हंगेरियन तकनीक पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी सही है। और यह विश्व की पहली म्यूजिकल रोड नहीं, पहली नहीं, पांचवी है। ठीक है, पहले हंगरी, जापान, आपका यूएई में ऑलरेडी वहां पे स्थित है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। ठीक है, देखिए ये आपका जो मुद्दा है आपका अगला क्या मुद्दा बोल रहा है ये कि वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। ठीक है, क्यों आपका देखिए यहाँ पे वंदे मातरम शुड बी संग और प्लेड बिफोर द नेशनल एंथम व्हेन बोथ आर परफॉर्म एट एन इवेंट। ठीक है, तो अगर कोई इवेंट में अगर दोनों परफॉर्म कर रहा है, नेशनल एंथम और वंदे मातरम, तो उसमें पहले कौन गाया जाएगा, आपका नेशनल एंथम के बजाय आपका वंदे मातरम गाया जाएगा, सॉरी। ठीक है, द ऑडियंस मस्ट स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द ऑफिशियल वर्जन अराउंड 3 मिनट्स 10 सेकंड लॉन्ग इज संग और प्लेड। ठीक है, तो ऑडियंस को खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, 3 मिनट 10 सेकंड के लिए
स्टैंडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट्स प्लेड एज पार्ट ऑफ ए न्यूज रील और डॉक्यूमेंट्री। अगर आप कहीं मतलब न्यूज रील है, आपका डॉक्यूमेंट्री चल रहा है, तो वहां पे अगर फिल्म आप देख रहे हैं तो वहां पे आपको खड़ा होना कोई नेसेसरी नहीं है, ये बता दिया गया है आपका इसमें ही। और जो गाइडलाइंस है आपको मैं बता रहा हूँ। और क्या है, प्राउड मूवमेंट एटेबली सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड पे आपका 150वीं वर्षगांठ मनाया गया था इसका। और द ऑफिशियल वर्जन शैल बी accompanied by mass singing during unfurling of the national flag, cultural occasions और ceremonial जो आपका फंक्शंस अदर देन परेड्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यही न्यूज है, ये गाइडलाइंस जारी किया गया है, तो वही हम लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाई में करके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार जो है आपका जो गृह मंत्रालय है ने राज्यों और सरकारी संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि जब किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है दोनों बजाए जाए, तो पहले वंदे मातरम को गाया जाएगा और उसके बाद जनगण मन बजाया जाएगा। तो ये आपका दिशा निर्देश दिया गया है। ये दिशा निर्देश जो 6 फरवरी को ही गृह मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। हालांकि कोई औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, वंदे मातरम के बारे में। तो इसके जो लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है जो 1882 में आपको लिखा गया था। और इसको अपनाया कब गया है तो देख लीजिए, इसको अपनाया जो गया है आपका वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। और इसे भारत का राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग घोषित किया गया है। ठीक है, महत्व क्या है, तो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा स्रोत बताता है, राष्ट्रवादी चेतना का प्रतीक है, आधिकारिक जो दर्जा है नेशनल सॉन्ग जो है संविधान में उल्लिखित नहीं है पर आधिकारिक मान्यता है। ठीक ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, संविधान में नहीं उल्लिखित है। और दूसरा जो है हमारा राष्ट्रीय गान जो बना जनगण मन, लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और उसका जो कौन थे आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, आनंद मठ से लिया गया था। कब अपनाया गया तो ये भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया और भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम घोषित किया गया था। ठीक है, गया है। और अवधि जो है आपका 52 सेकंड का है, पूर्ण संस्करण 52 सेकंड, संक्षिप्त संस्करण अगर गाया जाता है तो 20 सेकंड में भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, समान एवं शिष्टाचार क्या है, अब हम लोग ओवरऑल पर देखते हैं। तो देखिए जब आधिकारिक जो है संस्करण गाया या बजाया जाए तो श्रोता जो सुनने वाले हैं सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी समाचार रील, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म यह गीत पृष्ठभूमि में हो तो खड़ा होना अनिवार्य नहीं है, ये पहले ही बोल दिया गया है, क्योंकि इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा बोला गया है। ठीक है, कब गाया या बजाया जाता है ये, तो वंदे मातरम गाया बजाया कब जाता है, राष्ट्रपति के आगमन या प्रस्थान पर औपचारिक राजकीय कार्यक्रम में। ठीक है, राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, राज्यपाल उपराज्यपाल के जो आते हैं आगमन और प्रस्थान पर। जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाता है तब गाया जाता है, अन्य अवसर जिनके लिए भारत सरकार विशेष आदेश दे। ठीक है, बैंड द्वारा बजाने पर क्या है कि ढोल की रील जो रोल ऑफ ड्रम्स से पहले बजाई जाएगी। ठीक है, ताकि श्रोताओं को संकेत मिल सके कि राष्ट्रीय गीत बजने वाला है। यानी पहले क्या किया जाएगा, ढोल रील्स को रोल को पहले बजाए जाएंगे ताकि श्रोता समझ जाए कि अब ये वंदे मातरम गाए जाने वाला है। ठीक है, अगला क्या है, सामूहिक गायन कब किया जाता है, मास सिंगिंग, तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय। सांस्कृतिक एवं औपचारिक कार्यक्रम में परेड को छोड़कर ये गाया जाता है। प्रशिक्षित कोयर के माध्यम से बैंड के साथ समन्वय में। विद्यालयों में भी स्कूलों में दिन की जब शुरुआत हो, मान लिया जाए पढ़ाने से पहले जो होता है प्रार्थना होता है, उस समय सामूहिक वंदे मातरम गायन से की जा सकती है, तो ऐसा ये बोला गया है। ठीक है, अब परंपरा अनुसार यदि दोनों बजे तब, तो ये देखिए अगर दोनों बजे तो राष्ट्रीय गीत पहले बजेंगे फिर राष्ट्रगान बजेंगे। संवैधानिक एवं नैतिक पक्ष क्या देता है,
तो हमारा जो आर्टिकल 51A है ना आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका आपका भाग 4 ए में है, यानी 4 के क में है, ठीक है। तो इसमें है कि आपका ये कहीं न कहीं आपका संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक का मूल कर्तव्य बताता है। राष्ट्रीय गीत और गान जैसे राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया है, ठीक है। आर्टिकल 51A का क में, ठीक है। नवीन दिशा निर्देश का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में एकरूपता, स्पष्टता और गरिमा बनाए रखना है, और यह आदेश कानूनी दंड से अधिक नैतिक एवं सांस्कृतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये मैं लाया हूँ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों को भारत के संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया, ये भी सही है। दोनों का उल्लेख भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है, तो ऐसा कहीं नहीं है। दोनों भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है? तो ये आनंद मठ का उपन्यास का हिस्सा है, और भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 के लिए गए निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के, कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि राष्ट्रीय गान बजाते समय खड़ा होना अनिवार्य है, तो ये सही है। राष्ट्रीय गीत का आधिकारिक संस्करण लगभग 3 मिनट 1 सेकंड का है, तो ठीक है, ये भी सही है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को समान संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता सकते हैं, और एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। और 1000 जो हमारा सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। और जो भी पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनको वैप्स एकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,